ये हमारे पड़ोस में एक कंट्री है सिंगापुर। 1960 के दशक में यहाँ के हालात ऐसे थे कि कई एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये देश किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। Singapore is just a slum-ridden, overcrowded port. 75% of families live in shacks or squatter huts without toilets or running water. For Singapore, forging an identity and finding stability, security, and success was not going to come easy. A country that looks less like a nation and more like a failed state waiting to collapse. मुंबई से भी छोटे इस देश के पास ना तो जमीन थी, ना लेबर था, ना पैसा, ना ऑयल और ना ही इंडस्ट्री थी। देश की 70% आबादी झोपड़ी में रहती थी, नदियां नाले बन चुके थे और कुछ नहीं तो रह रहे के देश में दंगे फसाद हो जाते थे। अब आपको लग रहा होगा किसी दूसरे देश के 60 साल पुराने इतिहास को मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, पर इन सबका एक पॉइंट है। 1841 के दौरान यूरोप में ऑन हीरोज, हीरो वॉरशिप एंड द हीरोइक इन द हिस्ट्री नाम से एक किताब बहुत फेमस हुई। ये किताब लिखी थी फेमस हिस्टोरियंस थॉमस कार्लाइन ने। बेसिकली जो इनकी ये किताब है वो इनके समय में दिए गए 6 लेक्चर्स का ये कंपाइलेशन है। उनकी इस किताब की सबसे बड़ी हेडलाइन रही उनका एक कोट, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। यानी दुनिया का इतिहास असल में कुछ चुनिंदा लोगों की कहानी है जिनके फैसलों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी तय की। ये फेमस कोट थॉमस कार्लाइल की एक फेमस थ्योरी द ग्रेट मैन थ्योरी से जुड़ा है और सिंगापुर के केस में इस थ्योरी की एंट्री होती है ली कुआन यू के रूप में, जिन्होंने अपने विजन और डिसीजन के दम पर इस देश को सरफेस लेवल से स्काई लेवल तक पहुंचा दी। I am calculating in terms of the next generation, in terms of the next 100 years, in terms of eternity. The next 1,000 years, we will be here. Recognizable, identifiable. 1,000 years from hence. आज के डेट में सिंगापुर हमारी इमेजिनेशन से कहीं आगे निकल चुका है। IMF के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सिंगापुर दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है। और मैं यहाँ जीडीपी की बात नहीं कर रहा। कई लोगों को जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के बीच क्या डिफरेंस होता है ये भी नहीं पता होता और फिर कहने लग जाते हैं कि हमने जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया। अरे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारे ही देश के अमीर वर्ग ने तुम्हें कितना पीछे छोड़ दिया है। खैर, अगर आप वापस इस टेबल को गौर से देखोगे तो इस टॉप 10 की लिस्ट में सिंगापुर इकलौता एशियाई देश है। एक ऐसा देश जो हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, वो भी ब्रिटेन से। एक ऐसा देश जिसे मलेशिया ने अलग कर दिया अपने से, ये सोच करके कि ये देश बहुत गरीब है, हटाओ इसे। एक ऐसा देश जो टूटने के कगार पर था, जहां रह रह के दंगे हो जाया करते थे। सोचो, वहां सिर्फ एक नेता के विजन ने उस देश को, वहां की पॉपुलेशन को ऐसी स्टेज में पहुंचा दिया है कि आज के समय में कोई भी यंग लड़का इस चीज पे बिलीव ही नहीं करेगा कि 1960 के समय में उसके देश के हालात ऐसे थे। एक आखिरी और स्टेट्स दिखा देता हूं आपको ली के बारे में। और पहले तो मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। आई एम श्योर आप भी इसे देखोगे तो शॉक हो जाओगे कि कोई व्यक्ति कितना बदलाव ला सकता है। 1960 में जब ये देश आजाद हुआ था तब ली के शुरुआती समय में सिंगापुर में कोई पर्सन साल में $428 कमाता था और 30 साल बाद जब ली ने पीएम पद छोड़ा तब वहाँ कोई पर्सन साल में $11,800 कमाने लगा। वहीं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इस लिस्ट में बिल्कुल नीचे, यहाँ 169वें रैंक पर मौजूद है। क्या इस रैंकिंग से हमें दुखी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप गौर से देखोगे तो हमसे नीचे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल भी है। तो देखा जाए तो ये पॉजिटिव न्यूज हुई। आपने बार बार मोदी जी को ये कहते हुए सुना होगा कि एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। 2047 छोड़ो, आने वाले इस 10 तारीख को यानी 10 जून को मोदी जी पंडित नेहरू को पीछे छोड़ते हुए देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। यानी कार्यकाल के हिसाब से 4399 दिन। और जाहिर सी बात है 2029 के इलेक्शन तक वो एज अ पीएम 15 साल कंप्लीट कर चुके होंगे। इतना टाइम किसी भी देश की दिशा और दशा बदलने के लिए इनफ है। आपके जो ये ली है वो 30 साल प्राइम मिनिस्टर रहे सिंगापुर के। और अगर हमारे मोदी जी 2029 के इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2034 तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर 20 साल कंप्लीट कर चुके होंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे मोदी जी भी द ग्रेट मैन थ्योरी के ही एक एग्जांपल हुए। बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस नजरिए से नहीं जिस नजरिए से आप सोच रहे हो। तो दुनिया में किसी भी ग्रेट पर्सन की पर्सनैलिटी को लोगों के बीच
दो तरीके से पॉपुलराइज्ड किया जाता है। पहला है कैरिस्मेटिक पॉपुलिज्म। ट्रम्प इसका एक अच्छा एग्जांपल है। इसके अंदर ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को पार्टी से भी बड़ा बना दिया जाता है। दूसरे तरीके का नाम है टोटलिटेरियनिज्म। इसके अंदर टेरर के जरिए किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जनता के बीच अथॉरिटी के रूप में स्टैब्लिश किया जाता है। आपका ये यूएसएसआर के स्टालिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन इसी कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों के अलावा एक तीसरी कैटेगरी और भी है जो इन दोनों का ही मिक्सचर है। इस मिक्सचर को कैरिस्मेटिक अथॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे, प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। तो जो पर्सन इस कैटेगरी में फिट बैठता है, जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटेरियनिज्म का एक प्राइम एग्जांपल है, वो व्यक्ति है डर फ्यूरर हिटलर। काफी कम लोगों को पता है कि हिटलर सत्ता में किसी सैन्य तख्तापलट के जरिए नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति और जन समर्थन के जरिए पहुंचा था। ये वो समय था जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राष्ट्रीय अपमान से जूझ रहा था। लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ चुका था और हर कोई किसी ऐसे चेहरे की तलाश में था जो उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सके। इसी दौर में जर्मनी की राजनीति में कई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी किस्मत आजमा रही थी। इन्हीं में से एक थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो आमतौर पर नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती थी। उस समय ये पार्टी लोगों के बीच बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी, या यूं कहूं तो सेंट्रल पॉलिटिक्स में ये पार्टी आज के बहुजन समाज पार्टी की तरह थी। लेकिन ठीक इसी समय पर एंट्री होती है थॉमस कार्लाइल की द ग्रेट मैन थ्योरी के एक और एग्जाम्पल की, यानी हिटलर की। हिटलर ने बहुत कम समय में पहले पार्टी के अंदर और फिर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। हुआ ये कि धीरे धीरे नाजी पार्टी का चेहरा हिटलर नहीं, बल्कि नाजी पार्टी हिटलर का सिंबल बन गई। सत्ता में आने के बाद उसने सबसे पहले फोकस किया आम जर्मन नागरिक के समस्याओं पर। उसने सबसे पहले वहां की बेरोजगारी कम की, बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट शुरू किए और साथ ही पूरे देश में उसने एक ऐसी इमेज बिल्ड की जिसमें जर्मनी के पुनर्निर्माण का चेहरा सिर्फ और सिर्फ हिटलर दिखाई दे। धीरे धीरे हिटलर लोगों के बीच हीरो बन चुका था, लेकिन हीरो बनने और देवता बनने में अंतर होता है। इसलिए हिटलर ने धीरे धीरे सबसे पहले रेशियल प्रोपेगेंडा का खेल खेला और यहूदियों को लोगों के बीच डिफेम करके उन्हें टारगेट करवाया। इसके बाद उसने लोगों के बीच खुद को राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश की। उसने प्रो नेशनलिज्म का खेल खेला और ये वर्क कर गया। धीरे धीरे जब सत्ता मजबूत हुई, तब उसने लोकतांत्रिक ढांचे को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करना शुरू किया। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। कुल मिलाकर ये चेन हमें समझाती है, या यूं कहूं तो जो थॉमस की द ग्रेट मैन थ्योरी है, वो हमें ये समझाती है कि अगर कोई नेता चाह दे तो वो उस देश के लोगों की किस्मत को बदल सकता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में। मैं इसका आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ कि क्यों अगर किसी देश का नेता का अप्रोच सही नहीं है तो भले ही उस देश की जनता के पास कितनी कैपेसिटी हो, कोई मैटर नहीं करता। हमारे देश में बंगाल और केरलम दो ऐसे स्टेट है जहां पर लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है, यानी दो स्टेट, एक सेम आइडियोलॉजी वाली पार्टी, अलग अलग रूप है लेकिन आइडियोलॉजी सेम है। लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्यों का रिजल्ट अलग अलग है। एक ऐसा स्टेट है जहां पर विकास हुआ और दूसरा ऐसा है जहां पर विनाश हुआ। अब लोग कहेंगे कि बात तो फिर से वहीं आ गई, कहां केरला के लोग, कहां बंगाली लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि आजादी से पहले यही बंगाल भारत का सबसे ज्यादा समृद्ध प्रांत था और ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर कोई और नहीं जानती थी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि थॉमस की द ग्रेट मैन थ्योरी को बिना किसी चैलेंज के एक्सेप्ट कर लिया गया या उसमें कोई खामियां ही ना हो। ब्रिटिश फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर हर्बर्ट स्पेंसर ने कार्लाइन के इस सोच का विरोध किया। एक व्यक्ति महान बनता है क्योंकि उसके अंदर जन्म से ही कुछ खास गुण होते हैं। स्पेंसर के अकॉर्डिंग इससे पहले कि कोई व्यक्ति अपने समाज को बदल सके, उसका समाज ही उसे ऐसा बनाता है कि वो आगे चलकर उस समाज को बदल सके। मैं खुद स्पेंसर की इस बात से एग्री करता हूँ कि जो एनवायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति महान कितना होगा। आपके भी कुछ आर्गुमेंट होंगे, हो सकता है कि आप थॉमस कार्लाइल की बात से सहमत हो सकता है कि आप स्पेंसर की बात से सहमत हो सकता है कि आपके अंदर दोनों चीजें चल रही हो। जो भी हो, अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।